मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 13 मई 2021, कक्षा द्वादश, विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे और इनके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। एक एक करके कुछ प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, उस अंग का नाम लिखिए जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। मतलब ऐसा कौन सा अंग है जो टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। तो जैसा कि आपने इस पूरे लेसन की जब स्टडी हम लोग कर रहे थे, जाना था कि वृषण यानी टेस्टिस, देखिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन आ गया, तो जब टेस्टोस्टेरोन आ गया तो समझ लीजिए कि टेस्टिस ही होगा। तो टेस्टिस है यानी वृषण है, उनसे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। दूसरा प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन है क्या, यानी क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि जो वृषण से स्रावित होने वाला ये जो पदार्थ है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये नर लिंग हार्मोन है जो सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। यानी कि जो एपिडिडाइमिस है उसके लिए, साथ ही साथ अन्य लक्षण जो है, जो सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रेरित करता है। तो ये जो हार्मोन है यानी नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। उसका मतलब कि उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। बिना कहे आप इसका उत्तर दे देंगे, मुझे ऐसा प्रतीत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है। ये इसका उत्तर मैं आपको इसमें दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, शुक्राणु जो हैं ये वृषण में बनते हैं, ठीक है, और वृषण में ही एक और भाग पाया जाता है, ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो वहाँ बनकर और फिर शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। उनका नाम है सर्टोली कोशिकाएं। इनका निर्माण ही जो दो पार्ट उसके लिए होता है, एक तो लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, यानी जो लिक्विडिटी है पदार्थ की, ठीक है, शुक्राणु की जो लिक्विडिटी है उसको बनाए रखने के लिए, दूसरा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए सर्टोली कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि एक प्राणी कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, तो उसके शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होंगे। अभी देखिए, बात हो रही है एक प्राणी कोशिका यानी एक एनिमल सेल या एक ह्यूमन सेल, कोई भी ह्यूमन सेल, यानी कि जो ह्यूमन सेल है उसमें 46 गुणसूत्र हैं। यानी वो कैसी सेल है, वो डिप्लॉयड है। और हमने आपको बताया है कि जो स्पर्म यानी शुक्राणु होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होने के रीज़न बताएं क्यों है, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो यानी कि हैप्लॉइड से मिलेगा तो डिप्लॉयड बनेगा। यानी तो अब क्या होगा, जब हैप्लॉइड है, ये 2n सेल है, तो इसके आधे गुणसूत्र कितने, आधे कर दो कितने हो गए, 23 हो गए। तो उसके शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होंगे, आधे गुणसूत्र होंगे, तो कितने होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में से कितने शुक्राणु बनेंगे। यानी कह रहे हैं कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो सीधी सी बात है कि 4 बनेंगे, ठीक है, 4 शुक्राणु बनेंगे एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है। हाँ, ये लगातार बनते रहते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न कि नर व मादा युग्मकों को क्या कहते हैं। तो देखिए, हमने आपको बता रखा है कि जो नर युग्मक होता है वो क्या कहलाता है, नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, और मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है।
शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं और अंडाणु को इंग्लिश में ओवा कहते हैं। शुक्राणु पुरुषों में होते हैं, अंडाणु मादा में होते हैं यानी कि स्त्रियों में होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा कि नर व मादा युग्मकों के समेकन को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, नर व मादा युग्मकों के समेकन को निषेचन कहते हैं। अच्छा, निषेचन क्रिया होती कहाँ है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होती है जो कि स्त्रियों में पाई जाती है। ठीक। शुक्राणु के शीर्ष में क्या होता है? शुक्राणु के शीर्ष में क्या होता है? देखिए, इसमें दो भाग होते हैं। शुक्राणु के शीर्ष में दो भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग पाया जाता है एक्रोसोम और दूसरा होता है न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था कि जो एक्रोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं? गोल्जी बॉडीज़ के बने होते हैं। आप लोगों को शायद जानकारी है, लेकिन हाँ, कि एग्रोसोम जो है ये गोल्जी बॉडीज़ के बने होते हैं और ये जो है अंडाणु की सबसे बाहरी वाली जो परत होती है, जोना पेलोसिडा, इसको भेदने का कार्य करते हैं। और दूसरा जो भाग है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस जा वो भीतर प्रवेश करने के बाद अंडाणु के न्यूक्लियस से फ्यूजन शुरू कर देता है, फ्यूजन कर देता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्त्री के जनन पथ के उस भाग को क्या कहते हैं जहाँ भ्रूण का पोषण होता है, यानी जहाँ पे भ्रूण जो है पलता है। और जबकि मैंने बताया भी था आपको, जो ब्लास्टुला अवस्था होती है वो वहाँ जाकर डिप कर जाती है। तो डिप कहाँ करती है? ये यूटिरस में करती है, गर्भाशय में करती है। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, और वहीं पे क्या होता है? पोषण मिलता है और वहीं पे प्लेसेंटा बनता है और इसी गर्भाशय की भित्ति से प्लेसेंटा अटैच हो जाता है। तो दोनों तरफ से, माता की तरफ से भी और बिलीज वहाँ से बनते हैं और शिशु की तरफ से बिलीज बनते हैं, फिर दोनों जाके अटैच हो जाते हैं, ये लंबाई बढ़ जाती है। ऐसे हम बाद में गर्भनाल कहते हैं। स्त्रियों में योनि द्वार पर स्थित झिल्ली को क्या कहते हैं? इसको हाइमन कहते हैं। अगला है, मनुष्य में शुक्राणु यानी कि स्पर्म कहाँ संचित रहते हैं? तो ये जो है मनुष्य में जो स्पर्म है वो कहाँ संचित रहते हैं? इपिडिडाइमिस में संचित रहते हैं। मनुष्य का नर प्राथमिक जनन अंग क्या है? तो वो है वृषण यानी टेस्टिस है। उसके बाद अगला है, लैंगिक जनन की इकाइयों के नाम लिखिए। तो लैंगिक जनन की इकाइयों का नाम क्या है? नर जो है शुक्राणु है और तथा मादा जो है वो अंडाणु। मादा में अंडाणु होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि स्त्रियों में नहीं सर्टोली की कोशिकाएं यानी सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ और आप लोगों को ये प्रश्न याद भी हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा भी जाता है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो टेस्टिस में पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती हैं। उनका कार्य क्या है? मैंने आपको यहाँ बताया था। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे उत्तर था सर्टोली कोशिकाएं। तो यही उत्तर क्या बन सकता है कि कहाँ पाई जाती हैं? तो वृषण में पाई जाती हैं और ये क्या करती हैं? ये वृषण जो शुक्राणु हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्त्रियों में डिंबाणु यानी कि जो अंडाणु है का निषेचन कहाँ होता है? तो जो अंडाणु है वो अंडाशय से रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब के मध्य भाग में ये वहाँ पहुँचकर फिर जो स्पर्म है वो भी फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। दोनों का वहाँ पे जाके संकलन होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं स्त्रियों में जो डिंबाणु का निषेचन है वो फैलोपियन ट्यूब के यानी फैलोपियन नलिका के अगले भाग में होता है या मध्य भाग में होता है। उसके बाद है कि महिला में पूर्ण विकसित ग्राफियन फॉलिकल का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। इस ग्राफियन फॉलिकल का चित्र आप लोगों के लिए एक होमवर्क का वो है, एक असाइनमेंट है जो आप लोग स्वयं बनाइए। इसको आप लोग उस पर खोजिएगा अपने तरीके से, अपनी बुक्स में किसी भी माध्यम से, नेट के माध्यम से, और उसके बाद इस चित्र को आप लोगों को बनाना है।
तो आशा करता हूँ कि आज जो 16 प्रश्नों की श्रृंखला थी आप लोगों को समझ में आई होगी। इनके उत्तर आपको प्राप्त हुए होंगे और स्वयं आप ये कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसकी आंसर शीट भी भेजूँगा और आगे जो है इन्हीं प्रश्नों से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नोत्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे और आशा करता हूँ इसके उत्तर आप सही देंगे। ठीक है, धन्यवाद।